नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश और दुनिया भर के शेयर बाजार इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि अब जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, यानी 90 दिन का पॉज लगाया गया है। और देखिए, जैसे ये खबर आई है उसके बाद दुनिया भर के शेयर बाजार झूम उठे हैं। अमेरिकी बाजार कल 12% चढ़कर बंद हुए हैं। एशियाई बाजारों में बात की जाए तो 10% तक की तेजी है। गिफ्ट निफ्टी, जिस गिफ्ट निफ्टी को हम लोग देखकर अपने भारतीय शेयर बाजार ओपन होते हैं, वो भी आज 800 अंक ऊपर खुलता हुआ नजर आया है। उसके बाद अगर और एशियाई बाजार को और हम आसान भाषा में डिकोड करें तो देखिए, जापान का जो निक्केई इंडेक्स है वो 2660 पॉइंट यानी 8.39% चढ़ा है। कोरिया का कोस्पी इंडेक्स जो है वो 5% चढ़ा हुआ है। ताइवान का जो बाजार है वो भी 10% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और तो और गिफ्ट निफ्टी की तो मैंने हाल आपको बता ही दी है। अब इसी मुद्दे को और आसान भाषा में विस्तार से, क्योंकि देखिए बहुत ही जटिल मुद्दा है, 104 वर्सेस 84 है या 125 वर्सेस 84 है। अब क्या मामला है, चीन को रखा गया है टैरिफ में या नहीं रखा गया है, इन्हीं मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे। हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं प्रवीण शर्मा सर। ओवर टू यू सर। सबसे पहले आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए। क्या 7 दिन में ही पलट गए क्या ट्रंप साहब? नहीं, बिल्कुल लगता है अमेरिका को एक बड़े हद तक इस चीज़ की समझ आई है। इस चीज़ के भी खैर दो पहलू हैं कि क्या ये टैरिफ का जो हिसाब किताब है ये अमेरिका पर भारी पड़ने जा रहा है। क्या अमेरिकन इकॉनमी, जैसा कि ज़्यादातर अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये एक सेल्फ इन्फ्लेक्टेड गोल होगा अमेरिका के खुद के लिए, अमेरिका की अपनी इकॉनमी के लिए, तो क्या उस प्रेशर में जिस तरह से अमेरिकी बाजार टूटे, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, उसको लेके क्या जो है अमेरिका को समझ में आया, राष्ट्रपति ट्रंप को समझ में आया कि यहाँ से अब थोड़ा बैकफुट पर आना बेहद ज़रूरी होगा, नहीं तो और ज़्यादा बड़े नुकसान मार्केट्स में और इकोनॉमी को हो सकते हैं। और इस वजह से एक 90 दिन का पॉज लगाने का एक सरप्राइज, एक एब्रप्ट ऐलान अचानक से किया गया, जिसमें 75 देशों को इस बात की राहत दी गई कि वो अब 10% के कम टैरिफ पर अपना ट्रेड अमेरिका के साथ कर पाएंगे। हालांकि इसमें चीन को अपवाद रखा गया, लेकिन एक जो दूसरे पहलू की जो मैं बात कर रहा हूं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने बोला, उन्होंने कहा ये तो एक प्री प्लान्ड मूव था, ये तो हमारा पहले से सोचा समझा एक कदम था, एक चाल थी जिसके जरिए टैरिफ लगाए गए। और उसके पीछे का मकसद ये था कि जो दुनिया भर के देश हैं वो निगोशिएटिंग टेबल पर आकर बैठे, समझौते के लिए तैयार हों। एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि आज पूरी दुनिया हमारे साथ एक तरह से हड़बड़ा रही है कि किस तरह से अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील, एक ट्रेड समझौता कर लिया जाए। तो ये एक प्री प्लान्ड मूव था, जहां 2 कदम चलकर 1 कदम पीछे आने वाली बात है कि एक बार आपने किसी देश पर 26%, किसी पे 34%, किसी पे 40% ऐसे टैरिफ लगाए और उसके बाद अब उसमें 90 दिन का पॉज दे दिया और कहा कि हम एक कल के मनी सेंट्रल में भी आपने सर इस बात को दोहराया था, कहा था कि देखिए 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चलने का ये प्लान है। लेकिन ये कैसा कदम सर? मेरे पास आंकड़े हैं कि ट्रंप के टैरिफ के चलते अमेरिका समेत जो ग्लोबल बाजार हैं, ग्लोबल मार्केट है, उनमें 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आ गई। टैरिफ रोकने के फैसले जब आए, जब कहा गया कि 90 दिन का हम पॉज लगाएंगे, उसके बाद देखिए अमेरिकी शेयर बाजार का जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें 3.1 लाख करोड़ डॉलर की बढ़त भी हो गई। तो जिस तरह से आप देखिए अपने ही रेवेन्यूज को आप लॉस में डाल रहे हैं, उसके बाद अब मैं आपको और उसको उनका एक आकलन ये था कि हम, या जो ट्रंप का दावा था कि हमको हर दिन ट्रेजरी में $2 बिलियन की रकम आ रही है, कितना सही है, और ड्यू टू टैरिफ्स। तो उनका एक अनुमान यह था कि इससे अमेरिका अमीर होगा, इससे अमेरिकी खजाने भर जाएंगे। लेकिन खतरा इस बात का भी था कि क्या चीन जो है वो पलटवार इस तरह का करेगा, जहां पर कि यूएस जो ट्रेजरीज हैं, जो बड़े पैमाने पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजरी होल्डर है, अगर वो यूएस ट्रेजरीज को डंप करना शुरू कर देगा तो अमेरिका पर क्या असर होगा। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का डर, चाहे जैसे एक खबर ये आ रही थी कि जो भारत से अब अमेरिका जा रहे हैं आईफोन 5 जहाज भरकर सर भारत से एप्पल का आईफोन भेजा गया अमेरिका में, इस डर में कि फटाफट मंगवा लेते हैं। आप खुद ही बता रहे थे कि 1 लाख का फोन अब 3 लाख का होने जा रहा है। इस डर से 60% के आसपास या 30% के आसपास 30% ये माना जा रहा है कि आईफोन प्रो 16 प्रो की कीमत अमेरिका में 30% तक बढ़ सकती है।
तो अब एक उलट कहानी के होने की भी आशंका पैदा हुई, जहां पे कि पहले भारत से लोग ये रिक्वेस्ट करते थे अमेरिका में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कि यार आ रहे हो इंडिया तो एक आईफोन ले आना। अब कहीं अमेरिकन या एनआरआईज वहां से ये ना कहें कि यार कोई अगर भारत से आ रहा है तो हमारे लिए एक आईफोन ले आए। तो वो जो एक पूरी की पूरी एक कहानी पलट गई है इस वक्त जो दुनिया में टैरिफ की वजह से। अमेरिका को और ट्रंप को शायद ये रातों रात बताया गया या समझाया गया उनके सलाहकारों द्वारा कि ये चीज़ भारी पड़ जाएगी अमेरिकी मार्केट्स पर, अमेरिकी इकोनॉमी पर, और इसीलिए उन्होंने 3 महीने का एक पॉज लिया है। इस 3 महीने में दुनिया भर के ज़्यादातर देशों के साथ शायद अमेरिका अब एक ट्रेड डील कर लेगा जिसमें भारत भी शामिल होगा। सर, आपने सलाहकार की बात की तो ट्रंप के कई करीबी जो सलाहकार हैं और खुद एलॉन मस्क भी टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दे चुके हैं। अब इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊं सर कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता जो हैं वो भी टैरिफ के खिलाफ थे। मिच मैककोलन जो हैं, रैंड पॉल हैं, सुसन कोलिंस हैं, लीसा हैं, इन सभी लोगों ने टैरिफ को कहा था कि ये असंवैधानिक है, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है और कूटनीतिक रूप से इसको खतरनाक बताया था। उसके बावजूद भी ट्रंप साहब, जैसा कि आप कह भी रहे हैं सर, कि ये निगोशिएटिंग टूल के आड़ में लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देर सवेर ही ये समझ में आया। 90 दिन का पॉज क्या आगे बढ़ेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सर। लेकिन एक और पहलू भी है सर, बॉन्ड्स, अमेरिकी बॉन्ड पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, टैरिफ के चलते जो अप्रत्याशित तौर पर अमेरिकी बॉन्ड्स की जो बिकवाली शुरू हो गई थी, क्रूड की कीमतों में देखिए सर भारी गिरावट दर्ज हुई थी। जैसा कि कोरोना काल की जो स्थिति थी उसके हम लोग उसको जोड़कर देखने लग गए थे कि भाई देखिए, कभी हम लोगों ने नहीं देखा था कि $60 के आसपास आता हुआ दिखेगा ब्रेंट क्रूड, जबकि ये $130 प्रति बैरल के आसपास हुआ करता था, $90 प्रति बैरल के आसपास रहता बॉन्ड था। की जो बात आप कर रहे हैं, जो 10 साल की अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड है उसमें 2.29 जो है वो परसेंट की गिरावट आई है, 4.295 पर पहुंच गया है। तो एक बड़ी गिरावट इस फैसले के बाद जो 90 डेज का पॉज है उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन क्रूड भी गिरा है, आज फिर 1% से ज़्यादा का ब्रेंट क्रूड में गिरावट है, $64 और लगभग 76 उसके आसपास है, $64.76 पर बैरल के आसपास है। एक बड़ी जो चीज़ है वो गोल्ड के साथ है। गोल्ड इस पूरी कहानी में लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जो गोल्ड को लेके बड़ी भविष्यवाणियां आ रही हैं, 2 लाख रुपए पहुंचेगा, क्या $3,500 पर पहुंच जाएगा गोल्ड, $8,000 पे पहुंच जाएगा। तो उस तरह के जो लॉन्ग टर्म के या मीडियम टर्म के गोल्ड को लेकर टारगेट हैं वो लगातार इस पूरी अनसर्टेनिटी के माहौल में दिखाई दे रहे हैं। आज भी लगभग 2% गोल्ड चढ़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और 3,136। जी जी जी, अभी कमोडिटी एक्सपर्ट साहब, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता साहब, उनका भी मैसेज आ रहा है, कह रहे हैं कि गोल्ड इज एट हाई $3,132 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जबकि इसकी रेंज, जब हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से भी बातचीत होती रहती थी तो वो कहते थे कि देखिए, अनसर्टेनिटीज़ के माहौल में जो गोल्ड है वो $3,500 तक के आसपास आता हुआ दिख सकता है। लेकिन जिस बात पर प्रवीण सर जो रेखांकित कर रहे थे, पॉइंट कर रहे थे, वो था कि अगले 5 साल में अगर इसी तरह का मूड माहौल रहा तो जो सोना है वो $8,000 तक भी जाता हुआ दिखेगा। यानी अगर इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये आंकड़ा जो है 2,18,000 20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बैठता हुआ दिख रहा है। तो सर, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड को लेके आप ये समझिए कि अनिश्चितता जब भी होती है, एक वक्त ऐसा था जब गोल्ड की और शेयर मार्केट की डीकपलिंग थी। गोल्ड अलग चाल चलता था, मार्केट अलग चाल चलता था, यानी दोनों में एक रेसिप्रोकल संबंध था। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, और अगर मार्केट चढ़ रहा है तो गोल्ड नीचे जाता था। इस तरह का एक संबंध था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड और मार्केट दोनों एक साथ बढ़े हैं, कंज्यूमर डिमांड बढ़ी है गोल्ड को लेके। इसके साथ ही दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं दुनिया भर के, उन्होंने गोल्ड में अच्छी खासी खरीदी हर साल की है। पिछले लगभग आप ये समझ लीजिए 2017-18 से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जिनमें भारत भी शामिल है, वो ताबड़तोड़ गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। चीन का जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है उसने, भारत के आरबीआई ने लंबा चौड़ा रिजर्व गोल्ड का इकट्ठा किया है। यूएस जो ट्रेजरी है, यूएस बॉन्ड है, यूएस डॉलर है, इससे देश दुनिया भर के अब दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड के साथ साथ सेंट्रल बैंक्स की डिमांड जो है वो लगातार गोल्ड को, जब मार्केट चढ़े
तब भी गोल्ड साथ साथ मजबूत होता गया, और यहाँ तक कि मार्केट्स के मुकाबले पिछले साल भी हमने देखा 2024 में जब 21-22% रिटर्न दिया, और इस साल भी अब तक मुझे लगता है कि एक क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में ही लगभग 15% के आसपास गोल्ड ने रिटर्न दे दिया, जबकि मार्केट्स बुरी तरह से इस दौरान टूटते हुए दिखाई दिए हैं। आप कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म किया है मार्केट्स से? आउट परफॉर्म किया, और इस साल भी ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड मार्केट्स के मुकाबले आउट परफॉर्म कर सकता है, ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है। चाहे आप गोल्ड ETF के देख लीजिए आंकड़े, वहाँ पे भी हमने इनफ्लोज को बिल्डअप होते हुए देखा है। अब सर चीन को लाते हैं इस पिक्चर में। कहा गया कि इन सब छूट में चीन शामिल नहीं है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अभी की क्या वास्तु स्थिति है, क्योंकि भाई ये आंकड़े समझ नहीं पा रहा है आदमी। कभी 26%, कभी 34%, कभी 84%, कभी 100 क्या है 104%, 125%, समझ नहीं आ रहा है। चीन के और अमेरिका के बीच में देखिए एक अघोषित ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, और उसी का नतीजा ये है कि जब अमेरिका ने पहले 34% लगाए तो चीन ने 34% लगाए, फिर अमेरिका ने चीन पर इम्पोज किए तो चीन ने उस पर 50% का ठोक दिया और 84% कर दिए। फिर अमेरिका ने उस पर 104% कर दिए थे। अब अमेरिका ने कल जब पूरी दुनिया के लिए 90 दिन का पॉज कर दिया, 90 दिन के लिए सारे टैरिफ को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, तब चीन पर 125% का टैरिफ अमेरिका ने लाद दिया। ओके। तो अब ये कहानी, पूरी की पूरी कहानी, दुनिया भर के देश इसमें एक तरफ हो गए हैं, और अब सीधा मोर्चा जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, चीन और अमेरिका पूरी तरह से इस ट्रेड वॉर में आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। इसके नतीजे किस तरह से निकल कर आएंगे, दुनिया को या भारत को इसका किस तरह से फायदा नफा नुकसान हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों देशों में से, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। सबसे पहले कौन ब्लिंक करता है, सबसे पहले कौन बच करता है, कौन ये कहता है कि ठीक है वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू नेगोशिएट विद यू। अरे तो कल चीन भी तो ये कह रहा था सर कि हम रेडी हैं, बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन चीन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है, टैरिफ भी लगा दिया, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो इन सारी चीजों के आगे झुकेगा नहीं। ओके। और चीन के पास अभी कोई झुका नहीं है। अमेरिका वाला नहीं कर, अमेरिका को कह सकते हैं ना कि 90 दिन का जो पॉज लगाया, लेकिन उसने तो दुनिया भर पे लगाया, चीन पर को पॉज में शामिल नहीं किया। चीन को छोड़कर बाकी दुनिया को टैरिफ से आजादी मिल गई है, कम से कम अगले 90 दिन के लिए। तो अभी भी मतलब आप कहना चाहते हैं कि लड़ाई में 2 लोग, अब लड़ाई में केवल 2 लोग रह गए हैं 90 दिनों के लिए। चीन 90 दिन क्या हो सकता और आगे खिंच जाए, हो सकता है जो पॉज बाकी के देशों पे के लिए दिया है वो शायद अगले और 6 महीने के लिए अमेरिका बढ़ा दे, अगले साल जनवरी फरवरी तक कर दे, दिसंबर तक कर दे। लेकिन चीन के साथ ये लड़ाई तब तक होगी जब तक कि चीन या अमेरिका में से कोई एक देश इस पूरी मुहिम में खुद को थोड़ा एक पैर पीछे नहीं खींचता है। और यही पूरा मामला फंसा हुआ है फिलहाल। चलिए अब हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं आसान भाषा में कि देखिए चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब ये है कि चीन में बना $100 का कोई भी सामान अब अमेरिका में जाकर कितने का हो जाएगा, $225 का हो जाएगा। यानी अमेरिका में चीनी सामानों के जो महंगे होने से उसकी जो बात कही जा रही है, द बिगर पिक्चर ये है कि बिक्री कम हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोकने की इजाज़त दी है। इस दौरान जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा उसे कम करके सिर्फ 10% कर दिया है। ये फैसला जो है तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। प्रवीण सर, हम आपसे अब समझना चाहेंगे जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ 10% लगेगा, इसको हम लोग कैसे समझें? जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ 10% रहेगा। उन्होंने बिल्कुल, देखिए जब परसों ये तो आपसे भी मनी सेटलमेंट में हम चर्चा कर रहे थे सर, वो कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि हमसे तो बहुत लोग ललायित है भाई कि हम बात करेंगे उनके लिए, हम टैरिफ में ये कर देंगे। भाई रिपोर्ट इस तरह की आई कि 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो अमेरिका के पास पहुंच गए हैं और अमेरिका से दरखास्त कर रहे हैं कि आप हम पर टैरिफ कम से कम घटाइए, कुछ हमें रियायत दीजिए, कुछ छूट दीजिए। इसके लिए ये देश तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया अमेरिका के पास इस वक्त खड़ी हुई है कि किसी तरह से इन टैरिफ्स के जो मुश्किल पैदा हो रही हैं दुनिया भर में ट्रेड के लिए, कारोबार के लिए, उसके असर से बचने के लिए किस तरह के उपाय किए जाएं। तो वो अमेरिका के पास खड़े हैं। भारत का भी ट्रेड को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत लगातार जारी है। पीयूष गोयल ने भी एक्सपोर्टर्स के कहा कि हमारी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, जल्दी इस पर कोई समाधान निकल कर आएगा। तो ये वो देश हैं जिनको कंसेशनल टैरिफ जो है वो एक तरह से जो 10% का बेसलाइन टैरिफ है
उतना ही उनको देना पड़ेगा। बाकी जो 25%, जैसे भारत पर 26% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, वहाँ पे रियायत मिलती हुई दिख रही है इंडिया को। इसी तरह से दूसरे देश हैं, तो अमेरिका ने एक तरह से बाकी दुनिया के साथ अपने ट्रेड को जारी रहे वो कदम पे वो टिका हुआ है, लेकिन वो चीन को किसी तरह से रियायत देने को तैयार नहीं है। चाहता है दुनिया भर से तो ट्रेड चलता रहे, लेकिन चीन को एक तरह से पाबंदी है, चीन पर नकेल कसने की अमेरिका की ये हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कोशिश दिखाई दे रही है। सर, एक और बहुत ही रोचक जानकारी मैं देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि देखिए, टैरिफ रोकने के ऐलान से मात्र 4 घंटे पहले ही ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिख दिया था सर कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाई। अगर कहा जाए सर कि ये खरीदारी का बहुत अच्छा समय है, और उसके बाद ही देखिए कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को रोकने की घोषणा की। उसके बाद जो शेयर बाजार में जो तेजी है वो लौटती हुई नजर आई। 7%, 10%, जैसा कि हम लोग दोहरा भी चुके हैं। 12% के आसपास तेजी के साथ अमेरिकी शेयर बाजार जो है अब बंद होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये बहुत अच्छा समय है, तो क्या मतलब निगोशिएटिंग टूल के रूप में टैरिफ का इस्तेमाल करना, उसके बाद बाजार को हल्का करना, जब नीचे आ जाए तो कहना कि इसको खरीद लो? नहीं, अब देखिए, अमेरिकन मार्केट्स पर इस तरह का असर पड़ेगा ये शायद ट्रंप ने भी नहीं को सोचा था। और उनकी जो पूरी टीम है उसके दिमाग में ये बात शायद नहीं आई होगी। ये जो इम्पैक्ट है और जो दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, जिनमें रघुराम राजन जैसे बड़े अर्थशास्त्री भी शामिल हैं, सारे लोग ये बार बार गोल्डमैन सैक्स या बाकी जेपी मॉर्गन या बड़े जितने ब्रोकरेज हाउस हैं या बैंक हैं, वो सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जो कदम है टैरिफ का जिस पर अमेरिका अड़ा हुआ है, वो अल्टीमेटली अमेरिकन इकॉनमी को रिसेशन में डाल सकता है। अमेरिका में महंगाई पैदा हो सकती है, उसका असर कंज्यूमर डिमांड पे पड़ेगा और वो असर निकलकर आपका अमेरिकन मार्केट्स में दिखाई देगा और इसके रिपल इफेक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में दिखेंगे। ग्लोबल जीडीपी डाउन होगी और भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो डाउन हो सकती है। कल जब आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, साफ तौर पर अनसर्टेनिटी का बार बार उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द का। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे सामने महंगाई चिंता नहीं है, इस वक्त ज़्यादा बड़ी चिंता जो है वो है आपका अमेरिका की पैदा की गई अनसर्टेनिटी। टैरिफ के चक्कर में जो ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ेगा जी, उससे भारत की इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो FY26 में 6.7% का जो आरबीआई का पिछला अनुमान था उसमें कटौती की है और उसको 6.5% कर दिया है जी। हालांकि महंगाई के जो अनुमान है उसको भी इसमें आरबीआई की कल मॉनेटरी पॉलिसी उसमें कम किया गया, घटाया गया। लेकिन इस बात को आरबीआई भी मान रहा है कि एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ेगा, भारत का जो दुनिया भर के साथ ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा और वो हमारी ग्रोथ को और कम कर सकता है। जो 7% की ग्रोथ की जो उम्मीदें थी, पिछले 3-4 साल से लगातार जो 7% ग्रोथ भारत हासिल कर रहा था, वो 2024-25 में जो हमारा फिस्कल ईयर अभी गुजरा है और इसके बाद जो कमिंग फिस्कल ईयर है, इन 2 फिस्कल ईयर में कम से कम ऐसा है कि जहां पर कि आपको 6.5% के आसपास ग्रोथ से ही संतोष करना पड़ेगा। और बड़ी वजह इसमें यह है कि अमेरिका का टैरिफ का जो जिस तरह का रजीम उन्होंने लागू करने की कोशिश की है वो भारत पर भी इसका असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है उसका। जी सर, अब ये बात और कहते हुए देखिए ट्रंप साहब की, चीन ने हमारे साथ बहुत बड़ा एक लूट किया है। वो कहते हुए देखे कि ये जितना जो टैरिफ लगाते थे सामान को यहाँ हमारे पास डंप करते थे, ऐसा अब चलेगा नहीं। बाइडेन प्रशासन की भी उन्होंने निंदा की कि उस समय ऐसा होता होगा लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं होगा और अब इस लूट से जो है अमेरिका जो वापस निकलेगा। इसको कैसे देखें प्रवीण सर, क्योंकि आप इसके साथ उसको जोड़ के आप ये भी बताइए कि ट्रेड डेफिसिट कितना है और क्या आसपास का ट्रेड है अमेरिका और चीन के बीच में? नहीं, अमेरिका चीन के बीच में तो जो ट्रेड जो सरप्लस है वो चीन की तरफ ज़्यादा दिखता है। लंबा और यही वजह है कि ट्रंप साहब लंबा चौड़ा ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का चीन के साथ और दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ। ट्रेड डेफिसिट के चलते अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हर साल होता है। इसके साथ साथ बड़ी दिक्कत ये है कि अमेरिका पर कर्ज पिछले कुछ वर्षों में साल दर साल लगातार बढ़ा है। $36 ट्रिलियन के आसपास का कर्ज अमेरिका पर हो गया है, वो बिल्डअप हुआ है, बढ़ा है लगातार। अमेरिका की मुसीबत यह है कि इस कर्ज से
निकला कैसे जाए, इसको कम कैसे किया जाए। जी। तो रेवेन्यू को लाने का एक तरीके के तौर पर अमेरिकी इकोनॉमी को दोबारा खड़े करने के हिसाब किताब में अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया भर के सामानों की एंट्री अमेरिका में लिमिटेड की जाए, और साथ ही साथ दूसरा पार्ट उसका ये है कि दुनिया भर में अमेरिकी सामानों की पहुंच बढ़ाई जाए, चाहे एग्री प्रोडक्ट्स हों, चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों या बाकी चीज़ें हों, वो दुनिया भर के बाज़ारों में अमेरिकी सामान दिखाई दे। जब आप किसी आउटलेट पे जाएं, किसी बड़े मेगा उसमें मार्ट में जाएं, तो वहाँ पे आपको मेक इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका का प्रोडक्ट दिखाई दे। ये उनकी सोच है। जी। इसी की तरह मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, अफोर्डेबल भी कहा उन्होंने। अफोर्डेबल अगेन, वेल्दी अगेन का जो पूरा का पूरा चीज़ है उसको लाने को लेकर स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्वीट है वो हम अपने व्यूअर्स के लिए दिखा रहे हैं कि कल रात को जब उन्होंने ट्वीट किया था वो भी हमारे स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है, तो वो काइंडली आप देखिएगा सर। जी जी सर, प्रवीण सर आपसे आपका रुख करना चाहेंगे जी कि देखिए वॉल स्ट्रीट के कई बैंकों ने इस तमाम जो सिनेरियोज हैं उन पर कहा था कि टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ने की चिंता, मंदी आने की चेतावनी। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आप कहते हुए नजर आए, और एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी है कि उससे 12 महीनों में जो मंदी आने की जो संभावना है अमेरिका में वो 65% बढ़ने के आसपास दिखती हुई नजर आ रही है। और नए अनुमान के अनुसार कहा जा रहा है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको, कि 2025 में जीडीपी में 1% की गिरावट और बेरोजगारी दर जो है 5.7% तक बढ़ सकती है। अब द बिगर पिक्चर आपसे, क्योंकि आप मैक्रो इकॉनमी माइक्रो इकॉनमी दोनों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं सर, ये मंदी बेरोजगारी वाला जो मामला है अमेरिका से, क्या वो वहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा या उसका जो रिपल इफेक्ट है वो अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, एक तो गोल्डमैन सैक्स की जो नई ताज़ी रिपोर्ट आई है, जो आई है अमेरिका के टैरिफ पॉज के बाद, उसमें उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा सा अमेरिका को मंदी से बचाने वाला साबित हो सकता है इस तरह से, और 45% के रिसेशन के चांस हो गए हैं। अच्छा, अब घटा दिया थोड़ा कम हो गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद अमेरिका में के स्लो डाउन में जाने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो अनसर्टेनिटी है वो इसकी सबसे बड़ी वजह साबित होगी। देखिए, 2-4 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि अमेरिका का जो कदम है, सबसे पहली चीज़ है कि जब दुनिया भर का, बहुत सामान्य से ये तर्क हैं जो हम समझ सकते हैं, जी आसान भाषा में, दुनिया भर में का सामान अमेरिका जाता है, चीन का जाता है। चीन की ज़्यादातर मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी चीन न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप, दुनिया भर के देशों में मुहैया कराता है। अलग अलग उसकी फैक्ट्रियां दुनिया भर में सामान देती हैं। जब ये सामान आपका, मान लीजिए चीन का सामान कोई 100 रुपये का है, उस पर 125% का टैरिफ लगा, तो जब वो अमेरिका लैंड करेगा तो टैरिफ के बाद वो सामान 225 रुपये का हो जाएगा। ठीक है। अब आप समझिए कि चीन की जो कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि इतना हार्ड है ये कि हमारे लिए अब कारोबार करना ना के बराबर या नामुमकिन हो गया है सर्वाइव नहीं अमेरिका में। जब भारत पर 26% का टैरिफ है, तब भारत के जो एक्सपोर्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रिजीम में अमेरिका के साथ बिजनेस करना मुश्किल होगा, बड़े पैमाने पर हमारा कारोबार घटेगा। जो अमेरिकी इंपोर्टर्स हैं, जो कंपनियां सामान मंगाती हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमको सब्सटेंशियल या बड़े डिस्काउंट दें, तभी आप यहाँ पर हम आपका सामान बेच पाएंगे, अदरवाइज आपका सामान बेचना यहाँ पर अनवायबल हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका सामान लोकली प्रोड्यूस्ड सामान के मुकाबले बहुत महंगा होगा जी। तो जब आपका सामान वहाँ पर फ़ायदे मुनाफे लायक ही नहीं होगा तो आपका सामान कोई मंगाएगा नहीं। इसका असर पूरे के पूरे आप समझिए कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड आइटम है, जो अमेरिका में भी बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन पर भी पड़ेगा सीधे तौर पर, क्योंकि वहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें कम होंगी तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो कंज्यूमर डिमांड सीधे तौर पर कम होगी। अभी जो आप देख रहे हैं अमेरिका में एक होड़ हड़बड़ी मची हुई है कि किसी भी तरीके से जल्दी सामानों को, कारों को, आईफोन्स को खरीद लिया जाए, ताकि 30%, 25% जब कीमतें बढ़ जाएंगी उस वक्त खरीदने के मुकाबले अभी खरीद लेना। तो एक होर्डिंग जिसको कहते हैं ना, जमाखोरी, उसकी होड़ अमेरिका में लगती हुई दिखाई दे रही है। इस बात की तरफ भी एक्सपर्ट और जानकार आगाह कर रहे हैं। तो एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन है अमेरिका की, शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब अमेरिका में सामानों को होर्ड करने की, जैसा वेनेजुएला
वेनेजुएला, अफगानिस्तान, इन देशों में ऐसा दिखाई देता था, पाकिस्तान में दिखाई देता था। जब 400-500 रुपये किलो आटा पहुंच गया था पाकिस्तान में, तो एक इकोनॉमिक जो है वो इमरजेंसी जैसे हालात अमेरिका में क्या पैदा हो सकते हैं, क्या ये डर राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाई दिया और इस वजह से उन्होंने 7 दिन में ही पलट गए टैरिफ को लगाने के। जब रात को 4 बजे जब हम उस पर लाइव कर रहे थे, जब उन्होंने एक बैनर जो उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी जो थे उन्होंने लाकर उनको दिया और उसमें करंट टैरिफ दुनिया भर के अलग अलग देशों का और उन पर प्रपोज टैरिफ वो एक एक करके उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने गिनाए, तो उस दिन उस रोज में और अभी में वही आप जो बता रहे हैं 7 दिन का वक्त हुआ है और उसमें पूरा अमेरिकन ड्रीम जो है टैरिफ का वो एक तरह से धराशायी होता, जमींदोज होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन प्रवीण सर, इसी बात का आगाह हम अपने मार्केट एक्सपर्ट से भी चर्चा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखिए CNBC ग्लोबल ने एक खबर चलाई थी, कहा था कि जो ट्रंप का जो ये टैरिफ है ये वापस हो सकता है, 90 दिन का पॉज लग सकता है। 2 दिन पहले की खबर थी, देखिएगा, गौर कीजिएगा। लेकिन उस समय उस खबर के बाद तुरंत जो मार्केट थे, दुनिया भर के मार्केट, ऐसा रिबाउंड हुआ था, ऑन स्क्रीन मैंने तेजी देखी थी, लेकिन तुरंत व्हाइट हाउस की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आया कि ये फेक न्यूज़ है। और देखिए सीधे 2 दिन के बाद ये खबर आती हुई दिख रही है कि ट्रंप ने पॉज लगा दिया है टैरिफ को लेकर। तो जिस तरह से जो स्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन अब जो सर बात कर रहे थे कि जो डेटा पर, तो देखिए अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर का जो इंपोर्ट है, आयात है, वो करता है। इस पर उसने 124% का टैरिफ लगाया है। यानी चीन से प्रोडक्ट्स मांगने या मंगवाने वाली जो कंपनी है, अमेरिकी कंपनियों के लिए अब इसका विकल्प खोजना बहुत ज़रूरी हो रहा है। ये एक चुनौती भी है सर कि मान लीजिए जो रॉ प्रोडक्ट्स हम मंगवाते थे वहाँ से, अमेरिकी जो मंगाते थे चीन से, अब उसके लिए दूसरा विकल्प खोजना पड़ेगा। इसी से साथ मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है सर कि क्या ये आपदा में अवसर है? जैसे अमेरिकी कंपनी को चाहिए रॉ प्रोडक्ट्स, तो क्या उसमें भारत की क्या भूमिका आ सकती है, या तमाम तरह की कोई और अपॉर्चुनिटीज़, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है? नहीं, बिल्कुल भारत के लिए इस पूरे जो सिनेरियो में अफरा तफरी मची है, इसमें भारत के लिए एक मौका जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको उस लिहाज से एक अलग एंगल से अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें। देखिए 2019-20 में जब कोविड आया और उसके बाद जब पूरी दुनिया के सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गए, तब भारत ने उसके बाद से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और जो है PLI स्कीम्स को शुरू किया। कोशिश ये की गई कि भारत में फैक्ट्री लगे। चीन को लेके जो दुनिया भर में अविश्वास पैदा हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनियों ने अपने बेस चीन से उठाकर, या चाइना +1 की एक पॉलिसी स्टार्ट हुई, जहां पे कि कंपनी ने कहा कि एक बेस हमारा चाइना में भी रहे, लेकिन एक बेस हमारा चीन के बाहर रहे। बाहर कहाँ रहे? उसमें वियतनाम था, उसमें आपका कंबोडिया या इंडोनेशिया था, मलेशिया था, या भारत था। तो भारत ने उस मौके को अच्छे से बुनाया है। जो एप्पल के वेंडर्स हैं उन्होंने भारत में अपने प्लांट लगाए, टाटा के साथ, फॉक्सकॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गए, उन्होंने टाटा के साथ टाई अप करके एप्पल के आईफोन बनना शुरू हुआ। और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड आईफोन एक्सपोर्ट भारत से किए गए हैं, PLI स्कीम का फायदा मिला। तो अब जब सप्लाई लाइन एक भारत में क्रिएट होती हुई नजर आई है पिछले 4-5 साल में, अब जब चीन पर 125% का टैरिफ लग रहा है, तो इसका फायदा इंडियन कंपनियां जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, सामान बना रही हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो इसको का फायदा उठा सकती हैं। कल मूडीज की एक रिपोर्ट आई थी, बहुत अहम रिपोर्ट आई थी, जिसका जिक्र हमने अपने मनी सेंट्रल में भी किया था जी, अगर आप दोहरा सकें। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो चीन पर जिस तरह के प्रतिबंध लगे हैं या 125% का टैरिफ, जो बड़े टैरिफ लगाए गए हैं, उसका ट्रेड डाइवर्जन होगा। उसका फायदा भारत को, मलेशिया को, इन देशों को मिल सकता है। नुकसान किनको होगा? चीन को, वियतनाम को, इनको नुकसान होगा, क्योंकि इन पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं। तो ये जो ट्रेड डाइवर्जन है, चीन का जो डाइवर्जन होगा, वो माल कहां से जाएगा? वो माल दरअसल उसका एक बड़ा हिस्सा भारत खपा सकता है, बशर्ते यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ की कंपनियां उस सप्लाई को करने के लिए तैयार हों, इनके पास वो कैपेसिटीज हों, चाहे ऑटो पार्ट्स हों, चाहे अपैरल हों, या दूसरे अलग तरह के मोबाइल हों,
कंपोनेंट हो, इन सारे पूरे जो सामान है वहाँ पर भारतीय कंपनियां फ़ायदा उठा सकती हैं इस पूरी टैरिफ रेजिम का। अब और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर डिप्लोमेसी पर आपसे चर्चा करते हैं सर। दो सवाल मेरे अंतिम, उसके बाद शो को वाइंड अप कर देंगे। पहला सवाल कि चीन के पास क्या ऑप्शंस है सर। देखिए हमारा नेबरिंग कंट्री भी है चीन, अब वहाँ से मान लीजिए सामान कोई खरीद नहीं पाएगा, तो चीन में जो स्थिति है, घोस्ट हाउस का कॉन्सेप्ट है, वहाँ जो घर बन रहे हैं उसकी वजह से वो बिक्री नहीं हो पा रही, उस वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो वहाँ पे कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। वहाँ कंजम्पशन की जो समस्या है वो भी बरकरार है। हम मनी सेंट्रल में भी चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा है, लोगों को पेंशन दी जा रही है, लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि आप स्मार्टफोन खरीदिए और कुछ भी आपकी ज़रूरी की जो चीज़ें हैं उसको खरीदिए, ताकि जो इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दुनिया भर के बाज़ारों को छोड़ देना, यानी 75 देशों को टैरिफ से अलग कर देना और चीन पर 124% के आसपास, 124% के आसपास चीन पर, कि 125 है सर, 125, हाँ माफ़ कीजिएगा, 125% के आसपास टैरिफ लगा देना, तब चीन कैसे पार पाएगा? देखिए चीन, दोनों बात बताइएगा सर। या तो उससे अगर हम लोग को फायदा भी होगा तो वो भी बात समझाइएगा, अगर नुकसान होगा चीन को तो वो भी समझाइएगा। जियोपॉलिटिकल संबंध में अगर हम देखें तो इसकी जड़ें जो है वो 2022 में जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुई थी, वहाँ से इसकी जड़ों को हमको पकड़ना पड़ेगा। जब अमेरिका ने रशिया के जो फॉरेन असेट्स थे, जो डॉलर बेस्ड असेट्स थे, उनको फ्रीज करना चालू कर दिया, इसने पूरी दुनिया में एक शॉकवेव्स क्रिएट की, इंक्लूडिंग इंडिया। ये समझ में आया कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अगर किसी तरह की क्राइसिस आती है, तो क्या आपके एसेट्स जो बाहर हैं, आपके एसेट्स जो डॉलर में मौजूद हैं, क्या वो फ्रीज किए जा सकते हैं? अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया, जो कि फाइनेंशियल लेन देन का दुनिया भर का सबसे बड़ा सिस्टम है। यानी आप अपने पैसों के लेन देन नहीं कर सकते, आपके जो डॉलर बेस्ड असेट्स थे दुनिया भर के बैंकों में, वो फ्रीज कर दिए गए। सर क्या इसी वजह से भारत जो है ब्रिटेन से 100 टन जो सोना है वो भी लाया था? ये इसके बाद से पूरी दुनिया में इस चीज़ की हलचल शुरू हुई कि किसी तरह से अपने जो आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। चीन उस स्ट्रेटजी पर लगातार चल रहा है और अभी का जो आंकड़ा है, आप समझिए कि दिसंबर में जो चीन के पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो 760 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए हैं, 759 बिलियन डॉलर के हैं। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन डेट है वो जापान के पास है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर यूके है। तीनों के तीनों देश अपनी जो यूएस डेट है उसकी होल्डिंग को घटा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो डॉलर की सुप्रीमेसी है, अमेरिकन जो बॉन्ड की सुप्रीमेसी है, वो लगातार कमजोर हो रही है। तो एक तो चीन का ये दांव है जहां पर कि वो यूएस से अपना डेट से डिपेंडेंसी अपनी कम कर रहा है। ठीक है, बढ़ा कहाँ रहा है? गोल्ड में। पूरी दुनिया ये कर रही है, चाहे यूके हो, चाहे तुर्की हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं, भारत का रिजर्व बैंक के पास अपना रिजर्व है गोल्ड का करीब 876 टन का। ठीक है सर। चीन के पास और ज़्यादा है। तो सारे देश इस तरह के कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है जहां पर कि दुनिया भर के देश चाहते हैं कि वो अमेरिकन किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी का शिकार न हो। ठीक है सर। अब आते हैं भारत पर। भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा सर? आज तो देखिए महावीर जयंती की वजह से आज हमारे भारतीय शेयर बाजार जो है वो बंद है, नहीं तो आज ज़बरदस्त हरियाली देखने को मिलती। कल का मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि कल जो निफ्टी जो है किन लेवल्स पर जाकर क्लोज होता हुआ दिखा, तो 22,399.15, यानी अगर देखिए तो 22,400 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है। कल मात्र 0.61% की गिरावट थी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 50,240 के आसपास क्लोज हुआ था, 270 अंकों की गिरावट थी, इसमें भी 0.54% की गिरावट थी। सर कल जब बाजार जो मैं डॉलर की बात कर रहा था, यूएस डेट की बात कर रहा था, उसमें आप ये समझिए कि जो दुनिया भर में यूएस ट्रेजरीज की होल्डिंग थी वो आपकी नवंबर में 8.633 ट्रिलियन डॉलर की थी, वो दिसंबर में घटकर 8.513 ट्रिलियन डॉलर हो गई। दुनिया भर के जो देश हैं वो अमेरिकी डेट से अपना जो डिपेंडेंसी है या उस पर जो रिलायंस है अपना, वो कम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जापान पर है, जिसने भी खुद दिसंबर में 27 बिलियन से ज़्यादा की जो यूएस डेट है
उसको निकाला है। तो ये एक पूरी परिस्थिति ऐसी है जिसमें दुनिया अमेरिकन डेट से बाहर भी निकलना चाहती है। अमेरिका भी चाहता है, जो अभी हाल में रघुराम राजन ने भी एक आर्टिकल लिखा था कि जो यूएस डेट है क्या वो अमेरिका पर खुद भारी पड़ रहा है, क्या उस पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है। अमेरिकन डेट जो है, जो बॉन्ड है, वो सबसे ज्यादा दुनिया भर में सिक्योर्ड, सेफ और आप समझिए सॉल्वेंट माने जाते हैं। क्या वहां पर ये देश निकलना चाहते हैं उससे, ये चीज भी एक देखी जा रही है। जी जी जी। अब मैं सर आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे जो अब शेयर बाज़ार की जो बात की जा रही है कि शेयर बाज़ार में जो अब तेज़ी आएगी, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स आज झूमते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद सर भारतीय शेयर बाज़ार पर हम आपसे बात कर रहे थे कि कल जो है 22,400 के आसपास क्लोज़ हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 50,240 के आसपास क्लोज़ हुआ है। अगर आज सर अगर महावीर जयंती ना होती तो मतलब समझिए कि अगर 8% के आसपास, 10% के आसपास हमारे बाजार जो है झूम उठते। अब 8% चढ़ते, 10% ये देखना होगा, क्योंकि कल मार्केट खुलेंगे, अगर कुछ बड़ी घटनाक्रम नेगेटिव नहीं होता है तो जाहिर तौर पर आज के जो यूएस मार्केट्स हैं या एशिया के जो दूसरे मार्केट्स में जो बड़ी तेजी दिखाई दे रही है उसका सीधा असर, जैसे जापान का निक्केई 8% से ज़्यादा, 8% तेजी में है इस वक्त, चाहे कोस्पी हो, बाकी के जो इंडेक्सेस हैं वो सब के सब तेजी में है। तो उसका पॉजिटिव असर तो मार्केट्स पर दिखाई देना तकरीबन तय है। कल कितना होगा, लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था चीन के संदर्भ में, चीन को समझना इस वक्त अमेरिका के साथ साथ बहुत जरूरी है। हाँ सर, प्लीज। चीन में जो कंज्यूमर जो महंगाई है वो लगातार दूसरे महीने मार्च में भी आप समझिए गिरावट का शिकार हुई है। 0.1% चीन में महंगाई, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो नीचे आया है। सर आप मनी सेंट्रल में भी और तमाम हम लोग जब चर्चा करते हैं, आप बताते हैं कि देखो विशाल, जो दिक्कत है इंडिया में भी वही दिक्कत है जो चाइना में है, लेकिन आपने बताया था कि कुछ सिनेरियोज अलग है यहाँ। बिल्कुल, दोनों में उलट सिनेरियो है। उलट सिनेरियो क्या है सिनेरियो सर, उसको भी आसान भाषा में मैं इसी वही कंज्यूमर महंगाई के आंकड़ों से आप इस चीज को समझ लीजिए कि कंज्यूमर महंगाई और प्रोड्यूसर प्राइस, जो उत्पादन, जो फैक्ट्रियां माल पैदा कर रही, वहां पर भी डिफ्लेशन दिख रहा है। और सीपीआई जो है एक तरह से भारत की तरह खुदरा महंगाई समझ लीजिए, जो कंज्यूमर जो आप खरीद रहे हैं वहां पर भी डिफ्लेशन नजर आ रहा है। कंज्यूमर प्राइस आपका 0.1% गिरा है, जबकि मार्च में जो प्रोड्यूसर प्राइसेस है वो 2.5% नीचे आए हैं। प्रोड्यूसर प्राइसेस जो है वो 29 महीने से लगातार नीचे आ रही हैं। कंज्यूमर प्राइसेस लगातार दूसरे महीने गिरावट आई हैं। फरवरी में जो कंज्यूमर प्राइसेस थे वो 0.7% नीचे गिरे थे। चीन की समस्या दरअसल है डिफ्लेशन की समस्या, जहां पर की कीमतें अपने प्रोडक्शन के प्राइस से भी नीचे जा रही हैं। मान लीजिए किसी चीज को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए आ रही है और वो माल बिक रहा है 90 रुपए में। तो लॉस में आपका जब सामान बिक रहा है, जब आपकी कॉस्टिंग है उससे नीचे चला गया, तो चीन में असल में कंज्यूमर जो डिमांड है वो इतनी सबड्यूड है, इतना स्लो डाउन उसमें दिखाई दे रहा है कि लोग सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरह का हलचल, जिस तरह का स्लो डाउन या कहें क्राइसिस में चीन का प्रॉपर्टी मार्केट है, वो असर पूरा चीन के दूसरे जो हल्के हैं, दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहां पर दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट जो सेक्टर है बहुत चीज़ों से इंटरकनेक्टेड होता है, उससे जुड़ी हुई होती है हाउसिंग डिमांड, उससे जुड़ी होती है बैंकिंग सिस्टम, उससे जुड़ा हुआ होता है इंश्योरेंस, उससे जुड़ा हुआ होता है कि आम लोगों की खरीदारी वाला भी मामला जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप जाकर भाई अपार्टमेंट कर दोगे, फ्लैट कर दोगे, बंगलो कर दोगे, विला कर दोगे। अब आपके पास पैसा ही ना हो तो आप फिर फ्लैट्स को बना हुआ फ्लैट जो है वो घोस्ट फ्लैट बन जाता है। दूसरी बात क्या है कि इकॉनमी में जो दूसरा टर्म होता है कि अधिक से ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाए, जैसे बनाना हो 10 फ्लैट, रिक्वायरमेंट हो 10 की और आप बना दीजिए आप 100। तो चीन ने पिछले 20-25 सालों में ना जिस तरह से मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आज उसको इस्तेमाल करने के लिए लोग नहीं है मौजूद। और उन्होंने इंफ्रा क्रिएट कर दिया ये सोच के कि आगे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड पैदा नहीं हुई। अब इसको आप एक और तरीके से समझिए, भारत में समस्या है दूसरी। भारत में महंगाई की मार है, भारत में इन्फ्लेशन के चलते डिमांड कम हुई है। चाहे आप समझ लीजिए कि अर्बन डिमांड हो, चाहे रूरल डिमांड हो, सारी जगह पर जो है महंगाई जब 6% के पार चली गई थी पिछले साल अक्टूबर में 6.21% पे पहुंच गई थी रिटेल इन्फ्लेशन, उसने पूरे देश का जो
कंज्यूमर तबका है उसके हाथ रोक लिए थे। लोगों के ऊपर महंगाई की मार इस कदर है, अलग अलग तरह के फैक्टर हैं जिसमें कि लोगों ने चीज़ें खरीदना बंद कर दिया, महंगाई और सामान सारे के सारे महंगे हो गए। अब आकर कुछ महंगाई मान लीजिए नहीं, उस समय क्या आप बात कर रहे हैं सर, तो 2-4 पॉइंट मैं भी ऐड कर देता हूँ कि जोमेटो के जो सीईओ साहब थे दीपेंद्र गोयल साहब, उन्होंने कहा था कि लोग जो है अब खाना जो है ऑर्डर करना छोड़ चुके हैं। और खाना मंगाता कौन है सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन जो रहती है वो मंगाती है। वो कह रहे थे कि हमारे बिजनेस में बहुत सारा दिक्कत आ रही है। फिर अगर आप समझिए कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की अगर बात कर जाएं सर, एचयूएल जैसे तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो बड़े सैचे में कोई चीज़ नहीं बेच रहे थे। वो फिर आगे छोटे छोटे पैकेट में 1 रुपये 2 रुपये के सैचे में कि भाई लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो भाई उसका जो छोटा सबॉर्डिनेट जो ऑप्शन है उसके जरिए हम अपने माल को खपाएं। लेकिन अब जो स्थिति है, जैसा कि इस बार के जो आंकड़े आए हैं, महंगाई दर के आंकड़े 3.6% के आसपास आए हैं, यानी जो 4% का जो कंफर्टेबल जोन होता है, 4 ± 2%, यानी ऊपर जा सकता है तो 6% तक है कंफर्ट जोन आरबीआई के द्वारा, और नीचे 2% के आसपास रह सकता है। तो वहां पे जो स्थिति है, जो कहा जा रहा है कि वो देखिए, एक और ऑटो जो सेक्टर है, वो जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, उसमें एक अहमियत रखता है बड़ी। जैसे जीएसटी का नंबर है, ऑटो सेल्स के नंबर है, शानदार है, ऑटो सेल्स के नंबर है उसमें। ऑटो सेल्स में हमने हाल में ही एक खबर की थी कि जो छोटी कारें हैं, छोटी कारों की बिक्री 2024-25 में 13% नीचे आई है। दूसरी तरफ एसयूवीज हैं जो महंगी हैं, जो प्रीमियम गाड़ियां हैं, उनकी बिक्री 10.5% से ज्यादा बढ़ी है पूरे साल में। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 15 लाख से ऊपर की गाड़ी, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लोग खरीद रहे हैं? इसका मतलब ये है कि देश में दो साफ तबके या दो तरह का विभाजन एक नजर आ रहा है। एक मामला वो है जहां पे कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत ज्यादा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, वहां खरीदारी बढ़ रही है। महंगी घड़ियां हो गई, महंगी कारें हो गई, महंगे कपड़े हो गए, घर हो गए, महंगे घर हो गए आपके। अफोर्डेबल हाउसिंग धीरे धीरे कम से कम मेट्रो शहरों में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। 100 करोड़ का फ्लैट सर, बुकिंग होता नहीं है कि मिनटों में बुक हो जाता है। अब आप एनसीआर में देख लीजिए, 1 करोड़ से कम का कोई फ्लैट नहीं आता। 2 BHK या 3 BHK सारे घर जो है नए, चाहे नोएडा हो या गुड़गांव हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की रियल एस्टेट डेवलपर कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदलकर इसको 50 लाख रुपए की लिमिट पर लेके जाइए। यानी 50 लाख रुपए का घर अब अफोर्डेबल हाउस में माना जाना चाहिए, ऐसी डिमांड है। तो कुल मिला के दूसरा तबका वो है जो कंज्यूमर, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उसको भी खरीदने में बेचैनी महसूस कर रहा है। तो एक जो क्लियर डिवाइड है वो भारत में दिखाई दे रहा है महंगाई की मार की वजह से। चीन में इसका ठीक उलट है, जहां पे कि डिफ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी, अब सर थोड़ा सा भारत की बात हम लोग कर लिए कि अगर मान लीजिए कल अगर मार्केट खुलता है तो कैसा रिएक्ट करेगा। आपने कहा कि अच्छे खासा रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी पर बात करना चाहेंगे कि अब ये जो ऐलान हुआ है सर, जैसे हम लोग शुरुआत से इस खबर पर बने हुए थे तो कहा जा रहा था कि पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि मदर ऑफ ऑल डील्स किया जाएगा। एक बार पीयूष गोयल साहब, माननीय मंत्री साहब, वहाँ अमेरिका भी गए, अमेरिका के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भारत भी आते हुए दिख रहे थे। TOR टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है उस पर भी सहमति बनती हुई दिख रही थी। लेकिन तमाम इस बीच हम लोग 1-2 इवेंट पे भी गए थे सर, वहाँ भी जो माननीय मंत्री साहब से बातचीत हो रही थी वो कह रहे थे कि घबराइए मत, इंडिया। कल भी अमित शाह साहब जो है केंद्रीय मंत्री साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियों से भारत की साख जो है वो डगमगा नहीं सकती है। बहुत हमारे में जो रेजिलियंस है, हाँ, भारत जो है रेजिलियंट है। अब सर कैसे देखें, अब तो पिक्चर पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है। अब भारत पर क्या 26% या 27% वाला तो टैरिफ नहीं लगेगा? नहीं, अब वो टैरिफ नहीं लगेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ। अब वो सारे, भारत भी उसमें बच जाएगा जहाँ तक संभव है, जब लिस्ट आ जाएगी कि किन किन देशों को इसमें। और भारत जाहिर तौर पर, क्योंकि भारत ने एक जो अच्छी चीज़ की, जिसका जिक्र भी हमने कई बार अपने कार्यक्रमों में किया है, कि भारत ने लगातार जो टैरिफ का जो पूरा मसला खड़ा हुआ, तो भारत ने उसमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने एक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को जारी रखा। हमने उस मसले पर अड़ना जरूरी नहीं समझा, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के बयान आए या जिस तरह से चीन को हमने अड़ते हुए देखा इस पूरे मसले पर। भारत ने कहा कि हम इस पूरे जो टैरिफ है यहाँ पर हम अमेरिका के साथ बात करेंगे, हम एक ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मार्च के आखिरी हफ्ते में ही अमेरिकन जो USTR की टीम है, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम, वो भारत थी
उन्होंने लंबे चौड़े डिस्कशन, लगभग 5 दिन वो टीम यहाँ पर रही, उन्होंने लंबे चौड़े डिस्कशंस भारतीय अफसरों के साथ किए, सेक्टर वाइज, प्रोडक्ट वाइज कैसे क्या होगा। एक बड़ा मसला जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री देने को लेके है, क्या भारत वहाँ पर रियायत देने को लिए तैयार है। ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेकिन धीरे धीरे उसमें मतभेदों को दूर करके एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। क्या पूरे की पूरा जो ट्रेड डील होगी भारत और अमेरिका की, उसकी रूपरेखा किस तरह से तय की जाएगी, उसके लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसको पीएमओ ने कह के उनको मंजूर कराया है कि इस मोटे खाके के आधार पर हम एक अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे जी। अब वो बातचीत आगे बढ़ेगी। हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो अमेरिका फिर से जाएं, एक बार का दौरा उनका हो चुका है जी। फिर से जाएं, वहाँ जाके फिर चीज़ें रखें, और हो सकता है कि अगले 2 महीने 3 महीने के भीतर, जब तक ये 90 दिन का पॉज खत्म हो, तब तक शायद भारत एक ट्रेड डील कर ले या उसके करीब पहुंच जाए, और तब तक फिर एक एक्सटेंशन इस पॉज में मिले। तो ओवरऑल भारत इस पूरी जो समस्या है या मुश्किल है, इससे पार पा सकता है, इससे संभल कर निकल सकता है, ऐसे आसार या ऐसी उम्मीद फिलहाल दिखाई दे रही है जी। सर, ऐसी भी खबरें आ रही थी, कल तक हम लोग बने हुए भी थे इस खबर पर कि फार्मा पर ना जो टैरिफ नहीं लगा गया था, उस फार्मा को भी टैरिफ के जद में लाया जा सकता है। उसके बाद जो देखिए भारतीय जो फार्मा कंपनियां हैं उनके शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। ग्लैंडमार्क फार्मा देख लीजिए, उसके बाद तमाम तरह के जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे उनके शेयरों में बिकवाली आई थी। और कहा भी जा रहा है कि जो अमेरिका जो है भारत से 40% तक जो जेनरिक दवाओं का जो है निर्यात यानी इम्पोर्ट करता है। तो सर, इन सब बातों पर भी लगाम लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी राहत की खबर है। बिल्कुल, ये तो भारत के सारे जितने भी जो एक्सपोर्टर हैं, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे अपैरल हो, चाहे केमिकल्स हों या फार्मास्यूटिकल हों, सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस वक्त ये एक सबसे बड़ी राहत की खबर है। एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस थी जिसकी वजह से पूरे मार्केट्स धराशायी हुए, हाल के दिनों में तगड़ी गिरावट नजर आई, वहाँ पे अब एक बड़ी राहत भारत को मिल सकती है। हो सकता है कि अब जो 90 दिन का पॉज आया है, इसके बाद शायद जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, वो भी भारतीय बाजारों में लौटते हुए नजर आए, क्योंकि उनको हाल के दिनों में इंडियन मार्केट्स थोड़े से ल्यूक्रेटिव या फ़ायदेमंद नज़र आए हैं। लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़ी नीचे आई हैं, और इस वजह से मार्च में हमने देखा कि वो लौटते हुए भी दिखाई दिए। और सर, इसमें इस कहानी को भी जोड़ कर देखें क्या, जो FIIs जो लाखों करोड़ रुपए की जो बिकवाली कर रहे थे, चीन जा रहे थे, ऐसी खबरें भी आ रही थी, तो अब चीन से वापस लौटते हुए दिखेंगे, वो पैसा भी भारत में आता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से भारी भरकम जो बिकवाली FIIs की लगातार महीनों दर महीनों होती हुई दिख रही थी सर, वो भी थमती हुई दिखेगी। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि जो बिकवाली है उस पर लगाम लगे, FIIs की वापसी हो। चीन को लेके देखो, अनसर्टेनिटीज इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की जंग सीधी की सीधी चीन के साथ शुरू हो गई है। रूस बैठा तमाशा देख रहा है कि हाँ आप सब लड़ो, क्योंकि वो गेम में ही नहीं है कहीं। लेकिन चीन और अमेरिका सीधे सीधे आमने सामने आ गए हैं। चीन को भी एक बात और भी कह रहे थे कि चीन के पास अमेरिकी डॉलर का बहुत अच्छा संग्रह है, कलेक्शन है, मतलब कह रहे हैं कि उनके पास वही जो डेट का डेटा मैं बता रहा था कि उसमें कटौती चीन लगातार कर रहा है, और अब कह रहा था कि युआन को मत गिरने दो। बिल्कुल, उसने बैंकों को ये बोला है कि आप जो है वो डॉलर की खरीदारी न करें, है ना, बहुत ज्यादा उसको, तो अपने करेंसी को कमजोर न करें। हाँ, करेंसी को अपने को भी स्थिर रखने की चीन कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर दुनिया में किसी को होगा कारोबार के लिहाज से, तो वो चीन को ही होता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह की परिस्थितियां बनेंगी, कितना भी नेगोशिएट चीन करेगा, तब भी उस पर ऊंचे टैरिफ लगना तय है। बाकी के दुनिया के देश हैं वो शायद, भाई भारत पे मान लीजिए 26% टैरिफ हो सकता है 10-12% पे बात बन जाए जी, ठीक है। एक ट्रेड डील हो गई तो उसमें प्रोडक्ट वाइज अलग अलग टैरिफ के रेट हो जाएंगे। मान लीजिए भारत तैयार हो जाता है कि हम आपके इस सेक्टर के ये सामान इनको हम भारत में एक्सेस देने के लिए तैयार हैं जी। चाहे बजट में भी हम लोगों ने देखा सर 600 से अधिक सीसी वाली जो मोटरसाइकिल्स थी, उनको भारत सरकार ने कहा कि नहीं भाई उतना टैरिफ हम नहीं लगाएंगे, उस पर बहुत कम किया था, और उसके बाद भी और भी बातें चल रही थी। बिल्कुल, चाहे डिफेंस का आपका आयात कह लीजिए अमेरिका से बड़े पैमाने पर भारत वो शुरू करने के लिए तैयार हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका एक आपसी सहमति बना सकते हैं। चीन के लिए इस वक्त ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चीन कैसे निपटेगा, और यही नुकसान चीन को होने वाला भी है। जी, चलिए प्रवीण सर, आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं सर, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। शुक्रिया विशाल। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।